हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एज में आपका स्वागत है। और 500 बेस्ट क्वेश्चंस कर रहे थे हम, जो कि जनरल स्टडीज़ से संबंधित हैं। उसी कड़ी में ये है सेट नंबर 9। इससे पहले मैंने 8 वीडियोज़ डाले हुए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। मेरा नाम है चंद्रमोहन पटेल और हम इस वीडियो में करेंगे 161 से लेकर के 180 तक के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 161। गदर पार्टी का गठन किसने किया था? गदर पार्टी का गठन किया था लाला हरदयाल ने। ये कब किया था? ये किया था 1 नवंबर 1913 को। 1913। और कौन सी जगह में किया था ये भी पूछा जा सकता है। तो ये किया था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया गया था 1913 में लाला हरदयाल द्वारा। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश। ये किताब का नाम है। ये इसका लेखक कौन था? ये लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं भारतीय समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। और इन्होंने एक नारा भी दिया था जो कि कई बार पूछा गया है, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो जो है, इन्होंने एक नारा दिया था। इनका नाम आपको याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 14 जनवरी 1761 में। अभी तक पानीपत की 3 लड़ाइयाँ जो हैं लड़ी गई। पहली थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये लड़ी गई थी 1526 में। और इसमें जो है बाबर की विजय हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ाई हुई थी। इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसको मारकर बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1556 में। ये लड़ी गई थी अकबर और हैमू के बीच में। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ये हुई थी 14 जनवरी 1761 में। और ये लड़ाई हुई थी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में। और इस लड़ाई में मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस, विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में एक भाषण दिया था, स्पीच दिया था 1893 में, जो कि बहुत ही फेमस हुआ था। इनमें से हार्बर कौन सा नहीं है? हार्बर मतलब जहाँ पर शिप या समुद्री जहाज़ जो है खड़े होते हैं, ठीक है, उनको बांध के रखा जाता है, ये है हार्बर। और एक होता है पोर्ट। पोर्ट में समुद्र में जो है जहाज़ होते हैं जो उनमें सामान लादा और उतारा जाता है, वो जगह है पोर्ट। और हार्बर में जहाँ पर शिप को जो है बांध के रखा जाता है ताकि यहाँ वहाँ बहे ना, तो वो है हार्बर। तो हार्बर कहाँ पर है? हार्बर है कोचीन में, मैंगलोर और फिर कांडला। तो बेंगलुरु क्या है? बेंगलुरु एक सिटी है, इसको हम भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, IT सिटी बेंगलुरु। कोचीन बंदरगाह है केरला में और मैंगलोर है कर्नाटक में, कांडला है गुजरात में। इसके अलावा और भी बंदरगाह आप याद रख सकते हैं, जैसे कि तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? तमिलनाडु में है चेन्नई, तूतीकोरिन और एक और है एन्नोर। और पश्चिम बंगाल में है हल्दिया बंदरगाह, उड़ीसा में है पारादीप। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम। और महाराष्ट्र में है मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो आपको याद रखने हैं तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? चेन्नई, तूतीकोरिन और एक एन्नूर। महाराष्ट्र में है मुंबई, जवाहरलाल नेहरू और पारादीप उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल में है हल्दिया बंदरगाह और कांडला है गुजरात में। कोचीन है केरल में, मैंगलोर है कर्नाटक में। तो ये सारे हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। शिवालिक की पहाड़ियाँ इनमें से किसका हिस्सा हैं? तो ये है हिमालय का हिस्सा, ठीक है। हिमालय जो है 3 तरह से हैं। पहले हैं ग्रेटर हिमालय, फिर इसके नीचे हैं लेसर हिमालय या मिडिल हिमालयाज़, और इसके नीचे हैं फिर हैं शिवालिक हिमालयाज़। तो सबसे जो नीचे हैं वो है शिवालिक की पहाड़ियाँ। और वेस्टर्न घाट कहाँ पर है? ये है पूरा जो ताप्ती नदी जहाँ पर गिरती है अरब सागर में, वहाँ से लेकर नीचे तक पूरा दक्षिण भारत के वेस्ट में ये हैं वेस्टर्न घाट्स। और अरावली की पहाड़ियाँ हैं राजस्थान में और सतपुड़ा के पहाड़ हैं मध्य प्रदेश में। नंदा देवी शिखर कहाँ पर है? नंदा देवी शिखर है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में इसके अलावा और भी हैं, जैसे रानीखेत है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है और एक है मसूरी। तो ये सब पहाड़ियाँ हैं उत्तराखंड में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये है नेशनल हाईवे 7, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द या सोशलिस्ट शब्द जो है कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया?
ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। इसके अलावा 2 और शब्द जोड़े गए थे, तो टोटल 3 शब्द जोड़े गए थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। वो कौन कौन से हैं? पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा है अखंडता। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में, जो कि हुआ था 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल या जो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको क्या कहा जाता है? वो क्या हैं? नॉन जस्टिसिएबल हैं या जस्टिसिएबल? तो ये हैं नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है। इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है, नहीं किया जा सकता, इसको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। फिर है फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार, ये है जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल मतलब वाद योग्य, हिंदी में बोलेंगे हम वाद योग्य। नॉन जस्टिसिएबल मतलब अवाद योग्य, मतलब आप यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में रखे गए हैं, भाग 3। और आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक इनको रखा गया है। ये सारे हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, सितार, तबला, सारंगी और शहनाई। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इंडो इस्लामिक नहीं है। इंडो इस्लामिक ये सारे हैं इंडो इस्लामिक, सितार, तबला और सारंगी। शहनाई जो है पूर्णतः जो है भारतीय है, ठीक है, भारतीय वाद्य यंत्र है शहनाई। और सितार, तबला, सारंगी इनको बनाया था अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो। शहनाई पूर्णतः भारतीय यंत्र है, भारतीय वाद्य यंत्र है। इनमें से कौन सा तीर्थ स्थान 4 धाम में नहीं आता? तो पहले तो आपको समझना होगा 4 धाम में कौन कौन से आते हैं। 4 धाम में आता है पुरी। पुरी कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में, उड़ीसा। द्वारका है गुजरात में, और रामेश्वरम है तमिलनाडु में। ये सब है आते हैं 4 धाम में। इसके अलावा एक और है बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ भी आता है 4 धाम में, और ये है उत्तराखंड राज्य में। और मानसरोवर जो है 4 धाम में नहीं आता, तो हमारा आंसर होगा मानसरोवर। मानसरोवर कहाँ पर है? यह है कैलाश के पर्वतों में, इसका आंसर है मानसरोवर। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र जो है मूल रूप से लिखी थी विष्णु शर्मा ने, ठीक है। इसके बाद ये 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद की गई, तो लेकिन मूल रूप से जो लिखी थी ये लिखी थी विष्णु शर्मा ने, और जो है संस्कृत भाषा में लिखी थी इन्होंने, संस्कृत भाषा। शतरंज के एक बोर्ड में कितने खाने या वर्ग होते हैं? इसमें होते हैं 64 वर्ग या खाने। और शतरंज की उत्पत्ति जो है भारत से मानी गई है। एशियन गेम्स में जो फर्स्ट इंडियन वुमन थी जिन्होंने कि 400 मीटर रेस में पहला गोल्ड मेडल जीता था, वो कौन थी? ये थी कमलजीत संधू, ठीक है, कमलजीत संधू। और के मलेश्वरी कौन थी? ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी, के मलेश्वरी। पीवी सिंधु ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। तानसेन का मूल नाम क्या था, ओरिजिनल नाम? तो ये था रामतनु पांडे। और ये सारे हैं नवरत्न जो कि अकबर के दरबार में रहते थे। ये सारे नवरत्न आपको याद रखने हैं। पहले हैं बीरबल, ये इन्होंने अकबर के दरबार में प्रमुख विदूषक यानी पहले प्रमुख विदूषक का काम किया। ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे जो अकबर के दरबार में रहते थे। मियाँ तानसेन यह अकबर के दरबार में एक प्रमुख संगीतकार थे। अबुल फजल इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी, ठीक है, ये एक लेखक थे। फैज़ी यह एक प्रसिद्ध कवि था और अबुल फजल के भाई थे। राजा मानसिंह ये अकबर की सेना में एक सेनापति था। राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे और ये अकबर के संपूर्ण राज्य की राजस्व प्रणाली में सुधार के लिए जिम्मेदार थे। मुल्ला दो प्याजा इसने अकबर के लिए एक सलाहकार के रूप में काम किया था। फ़कीर अजुद्दीन यह एक सूफ़ी फ़कीर और अकबर के एक प्रमुख सलाहकार थे। अब्दुल रहीम खान खाना वह अकबर के शिक्षक थे और मुग़ल सेना के एक विश्वसनीय जनरल बैरम खान का एक पुत्र था। तो ये सारे थे अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्न। व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस? ईमेल एड्रेस जो है 2 भागों से मिलकर बना होता है। तो ये 2 भाग हैं, यूज़र नेम और डोमेन नेम। मान लो ये एक ईमेल एड्रेस है rohit25@gmail.com। तो gmail.com जो है डोमेन नेम है और rohit25 जो है यूज़र नेम है, ठीक है। उसी तरीके से मान लो मैं बोलता हूँ studyage45@gmail.com। तो gmail.com है डोमेन नेम और स्टडीएज है यूज़र नेम। इसके अलावा yahoo.com या फिर rediff.com ये सारे हैं डोमेन नेम। इनमें यदि आपने आईडी बनाई हुई है तो ये सारे हैं डोमेन नेम, और जो आपके जो इसके आगे जो @ के पहले जो होता है वो होता है यूज़र नेम।
भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 मतलब अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ये संबंधित है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत का अंत, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है आर्टिकल 17, और ये एक मौलिक अधिकार है। ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, और इसकी शुरुआत हुई थी 1950 से। इसकी शुरुआत की थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने, और 1 दिसंबर को होता है वर्ल्ड एड्स डे, और 3 दिसंबर को होता है विश्व विकलांग दिवस, और 16 दिसंबर को होता है विजय दिवस। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो भारत की विजय हुई थी, उसी समय से हम मना रहे हैं 16 दिसंबर को विजय दिवस। 3 दिसंबर को एक और घटना हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए थे, 15,000 से ज़्यादा लोग। वो हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, ठीक है। एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है, उसमें से मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस रिस गई थी, जिससे कि हज़ारों लोगों की जानें गई थी। तो ये डेट भी आप याद रख सकते हैं, 3 दिसंबर 1984। तो ये था सेट नंबर 9, जिसमें हमने किए 161 से 180 तक के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा सेट नंबर 10, जिसमें हम करेंगे 181 से 200 तक के क्वेश्चन। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। थैंक यू।